डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास प्रतियोगिता संसार में। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है ऊष्मा बजट या हीट बजट। इसको हम लोग ऊष्मा संतुलन या हीट बैलेंस या पृथ्वी का ऊष्मा बजट या संतुलन के नाम से भी जानते हैं। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन का अर्थ और पृथ्वी के ऊष्मा संतुलन या ऊष्मा बजट का तात्पर्य। इसके बाद सेकेंड में हम लोग अध्ययन करेंगे पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट है उसका अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी के ऊष्मा बजट को हम लोग दो रूप में अध्ययन करते हैं। पहला जो होता है वो है प्रवेशी लघु तरंग सौर विकिरण तथा पृथ्वी एवं वायुमंडल में ऊष्मा संतुलन, यानी कि सूर्य से जो निकलने वाली या उत्सर्जित 100% जो ऊष्मा विकिरण है उसका बजट हम लोग देखेंगे। फिर सेकेंड में हम लोग देखेंगे जो पृथ्वी को प्राप्त होने वाला ऊष्मा है। तो पृथ्वी जो ऊष्मा प्राप्त करता है उसको क्या करता है, बैलेंस बनाने के लिए पुनः उसको प्रवर्तित कर देता है, प्रकीर्ण कर देता है या उनके तत्वों द्वारा प्रकीर्ण कर दिया जाता है या पुनः अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण। यानी कि पृथ्वी से जाने वाला जो ऊष्मा है उसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण। तो इन दोनों के मध्य जो संतुलन बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं पृथ्वी का ऊष्मा बजट। तो इन दोनों रूप में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। इन दोनों का भी शॉर्ट में हम लोग ऐड कर दिया है इसका डायग्राम। आगे हम लोग थ्योरी और डायग्राम के साथ दोनों का अध्ययन करेंगे। ये वाला कौन सा है, फर्स्ट वाला है प्रवेशी लघु सौर विकिरण या लघु तरंग सौर विकिरण, यानी कि सूर्य से उत्सर्जित होने वाले जो 100% ऊष्मा है उसका किस किस तरह से यहाँ पर उपयोग हो रहा है, किस किस तरह से प्रयोग हो रहा है, कहाँ कहाँ पर हो रहा है। फिर सेकेंड में ये दिया हुआ है पार्थिव विकिरण का जो बजट है वो दिया है, यानी कि धरातल से जो हम लोग का ऊष्मा जाता है वो किस किस रूप में कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है और कहाँ कहाँ जाता है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको आगे हम लोग थ्योरी और जो डायग्राम है उसके माध्यम से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊष्मा बजट, ऊष्मा संतुलन या पृथ्वी का ऊष्मा बजट। इसका अर्थ देख लेते हैं। लघु प्रवेशी सौर विकिरण तथा बहिर्गामी पार्थिव विकिरण के बीच पाया जाने वाला संतुलन ही क्या है, ऊष्मा बजट या पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन या हीट बैलेंस कहलाता है। यानी कि क्या तात्पर्य है, ये जो सूर्य है इससे निकलने वाला जो विकिरण है और ये जो धरातल है इससे उत्सर्जित जो विकिरण है पार्थिव विकिरण, इन दोनों के मध्य जो बैलेंस बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन, ऊष्मा बजट या हीट बैलेंस बोलते हैं। ठीक, अब इधर पर थोड़ा सा उसका तात्पर्य भी देख लेते हैं। पृथ्वी और वायुमंडल जितनी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करता है उतनी ही मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन भी करता है, यानी कि उसको उत्सर्जित भी करता है। इस प्रकार पृथ्वी पर औसत वार्षिक तापमान एक समान बना रहता है, क्योंकि सूर्य भी उत्सर्जित करता है, वायुमंडल भी उत्सर्जित करता है और पृथ्वी भी उत्सर्जित करता है। इस प्रकार उसमें क्या होता है, संतुलन बना रहता है। इस संतुलन को ही हम लोग क्या करते हैं, इस पृथ्वी का ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया पृथ्वी के जो ऊष्मा संतुलन है उसका तात्पर्य हो गया। अब हम लोग अध्ययन करते हैं ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन का रूप। तो जो ऊष्मा बजट है या ऊष्मा संतुलन है उसको हम लोग दो प्रकार से समझते हैं। पहला क्या होता है, जो वहां पर बताए हैं, सामने में ही बताए थे आप लोगों को। फर्स्ट होता है प्रवेशी लघु तरंग सौर विकिरण, जो कि हमको 100% रूप में क्या करते हैं, प्राप्त होता है या सूर्य द्वारा 100% उत्सर्जित की जाती है। और सेकेंड होता है बहिर्गामी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण, जो हमारे पृथ्वी द्वारा जो प्राप्त सौर विकिरण है सूर्य से उसको क्या करते हैं, पुनः उत्सर्जित किया जाता है। ये होता है दीर्घ तरंग या पार्थिव विकिरण। तो इसको हम लोग अभी समझते हैं थ्योरी और डायग्राम के माध्यम से। ये GT त्रिवार्था महोदय है जिन्होंने दोनों प्रकार से बताया है। जो दो टाइप अभी हम लोग देखे हैं वो उसी का हम लोग अभी विवरण देखेंगे या अध्ययन देखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अध्ययन करने से पहले जो सूर्य से निकलने वाली जो सौर ऊर्जा है या ऊष्मा उत्सर्जन है उसको हम लोग 100% मान करके अध्ययन करते हैं। तो फर्स्ट है प्रवेशी लघु तरंग सौर विकिरण तथा पृथ्वी एवं वायुमंडल का ऊष्मा बजट। तो जो सूर्य है ये क्या है, हमारा सूर्य हो गया। अब इससे जो ऊष्मा उत्सर्जित हो रहा है वो कितने परसेंट है, पूरा 100% है। तो इस 100% का जो 35% है वो प्रवर्तन और प्रकीर्ण द्वारा अंतरिक्ष में पुनः लौट जाता है। ये क्या है, 35%। हमारा 100% का 35% क्या होता है, प्रवर्तन और प्रकीर्ण द्वारा अंतरिक्ष में लौट जाता है। अब ये प्रवर्तन और प्रकीर्णन क्या होता है, इसको यहाँ पर देख लीजिए। प्रवर्तन होता है सूर्य की वह मात्रा
सूर्य ताप की वह मात्रा जो किसी सतह के संपर्क में आकर बिना अवशोषित हुए ही अंतरिक्ष में प्रवर्तित हो जाता है या लौट जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रवर्तन। जैसे कि ये सूर्य हो गया, सूर्य से विकिरण आया और धरातल की किसी सतह में टकराया और वापस कहाँ चला गया, अंतरिक्ष में चला जाया गया या शून्य में चला गया, तो ये होता है आप लोग का प्रवर्तन। तो जो प्रवर्तन और प्रकीर्णन के माध्यम से जो 35% आया है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, इसमें प्रवर्तन का देख लेते हैं। प्रवर्तन में कितना परसेंट जा रहा है आप लोग का, बादल द्वारा 27% प्रवर्तित हो जाता है। यानी कि जैसे कि सूर्य से ये जो किरणें आ रही है, यहाँ पास बादल आ गया तो बादल क्या करते हैं, इसको नीचे आने नहीं देता, इसको वापस ही रिफ्लेक्ट करके भेज देता है। ठीक, और दूसरा क्या होता है, पृथ्वी के हिम क्षेत्रों द्वारा 2% का प्रवर्तन कर दिया जाता है। तो 27, 28, 29% का यहाँ पास बन गया आपका। ठीक, 29% प्रवर्तन हो गया। ये विकिरण कहाँ है, धरातल में आया, धरातल में यहाँ का है हिमकण है, तो हिमकण ही इसको अवशोषित ना करके पुनः अंतरिक्ष में इसको भेज देता है। तो ये आपका 2% भेजता है और ये आपका 27% भेजता है, यानी कि 29% यहाँ क्या हो गया, प्रवर्तन हो गया। ठीक, अब बच जाता है जो प्रकीर्णन के माध्यम से। तो प्रकीर्णन क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। सूर्य ताप जब वायुमंडल में से गुजरता है तो उसमें विद्वान जो सूक्ष्म धूल कण है तथा गैसीय अणु है उनसे टकरा करके क्या होता है, बिखर जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रकीर्णन। तो इस प्रकीर्णन के माध्यम से जो धूल कण वायुमंडल में धूल कण उपस्थित रहता है वो क्या करता है, 6% को प्रकीर्ण कर देता है या बिखेर देता है। तो यहाँ पर 29 और 6 कितना हो गया हमारा 35%। तो ये हो गया 35% का हमारा बजट, जिसमें प्रवर्तन और प्रकीर्णन द्वारा क्या हो जाता है, ये वापस अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है या अंतरिक्ष में चला जाता है। ठीक, फिर आगे अध्ययन करते हैं। अर्थात यहाँ पर शॉर्ट में देख लीजिए 35% का बजट जो है वो सारणी के रूप में आप लोग इसको बना लेंगे। सूर्य से कितना परसेंट निकला है आपका, 100% निकला, जिसमें 35% आपका प्रवर्तित और प्रकीर्ण हो जाता है। अब वो किसमें प्रवर्तित या प्रकीर्ण होता है, तो बादल द्वारा 27% जो आपको अभी बताया है प्रवर्तन, हिमखंडों द्वारा 2% ये प्रवर्तित हो जाता है, फिर वायुमंडल में जो उपस्थित धूल कण है उनके द्वारा 6% प्रकीर्ण हो जाता है। इस प्रकार ये 35% का आपका ये बजट निकल गया। ठीक, अब जो 100 में 35% को हम लोग घटाते हैं तो कितना बच जाता है, 65% बच जाता है। तो 35% का बजट तो हम लोग देख लिए, अब 65% का भी बजट देख लेते हैं, फिर इसका डायग्राम से भी समझेंगे। तो जो ये 65% हम लोग का बच गया है, इस 65% का जो 51% है ये प्रत्यक्ष रूप से धरातल को प्राप्त होता है और 14% वायुमंडल द्वारा अवशोषण कर ली जाती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा 51 + 14 65%। तो ये हो जाता है आपका जो 35 + 65 यानी कि 100% का आपको पूरा बजट यहाँ पर बन गया। तो यहाँ पर देख लीजिए अवशोषण क्या होता है। अब आप लोग देखें प्रकीर्ण क्या होता है, प्रवर्तन क्या होता है, ये देख लीजिए। अवशोषण को भी शॉर्ट में देख लीजिए। लघु प्रवेशी सौर विकिरण ऊर्जा को कुछ वस्तुओं या तत्वों द्वारा अपने में आत्मसात कर लिया जाता है या धारण कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं अवशोषण, यानी कि अपने में विलीन कर लेते हैं, ये होता है अवशोषण। तो वायुमंडल क्या करता है, 14% को डायरेक्ट अपने में अवशोषण कर लेता है। ठीक, तो ये हम लोग का 65% के यहाँ पर बजट बन गया। अब इसको शॉर्ट में देख लेते हैं सारणी के रूप में। 35% प्रवर्तन या प्रकीर्ण जो हम लोग पिछले बजट निकाले हैं वो हो गया। अब यहाँ पर 65% के देखते हैं। 65 में ये आपका 51% किसके द्वारा होता है, प्रत्यक्ष धरातल में को प्राप्त होता है। अब धरातल इसको 51% को कैसे कैसे प्रयोग करता है ये भी हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में दे दिए हैं आपको समझने के लिए। और 19% आपको वायुमंडल अवशोषित कर लेता है, जो कि यहाँ पर हम लोग देख ले हैं। जो 51% है वो धरातल कैसे कैसे उपयोग करता है यहाँ पर शॉर्ट में भी देख लीजिए ताकि कोई दिक्कत न जाए। जो 17% है वो अंतरिक्ष में प्रवर्तित कर देता है, कौन, धरातल। पार्थिव विकिरण के रूप में 17% को अंतरिक्ष में प्रवर्तित कर देता है और इसका जो 6% है उसको प्रभावी विकिरण के रूप में क्या करता है, ये वायुमंडल को गर्म करता है। 6% को वायुमंडल में गर्म करता है और 17% अंतरिक्ष में भेज देता है। और जो 9% है वो उष्मा विक्षोभ या संवहन में क्या होता है, नष्ट हो जाता है या खर्च हो जाता है। और 19% संघनन की जो गुप्त उष्मा है उसके द्वारा खर्च होता है। तो इस प्रकार 51% जो धरातल को प्राप्त होता है उसका बजट बनता है। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका 35 + 51 + 14, ये आपका 100% हो गया। जो सूर्य से आपको उष्मा उत्सर्जन प्राप्त होता है या सूर्य से उष्मा उत्सर्जित होता है उसका 100% का ये बजट हो गया। अब इसका हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं।
प्रवेशी लघु तरंग सौर विकिरण 100% का हम लोग बजट यहाँ पर देख लेते हैं। सौर विकिरण 100% उत्सर्जित हुआ, उस 100% का 35% हम लोग इस बॉक्स में देख लेते हैं। ठीक, तो 100% का 35%, तो इसमें 100% ये आ रहे हैं धरातल में, जिसका 27% रास्ते में ही क्या हो जाता है, बादलों द्वारा प्रवर्तित कर दी जाती है। 27% बादलों द्वारा प्रवर्तित हो गया। 6% जो वायुमंडल में उपस्थित धूल कण है उनके द्वारा प्रवर्तित कर दी गई, और फिर धरातल में आया हुआ जो बाकी है उसका 2% आपको कहाँ चले गया, हिमखंड द्वारा प्रकीर्ण कर दिया गया। तो ये कितना हो गया, पूरा 35% हो गया यहाँ पर। अब कितना बच जाता है आपका, 65%। तो 65% को यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। तो 65% में जो सौर विकिरण आपको धरातल में कितना प्राप्त हो रहा है, 51% प्राप्त हो रहा है आपका। ठीक, 65% का बजट देख लेते हैं। तो 65 का 51% धरातल को प्राप्त हो रहा है और 14% वायुमंडल अवशोषित कर देता है या अपने में विलीन कर लेता है या उसको सोख लेता है, ये बोल लीजिए अपने शब्द में। ठीक, तो ये आपका 14 और 51% हो गया 65%। अब ये धरातल इस 51% का क्या करता होगा, ये भी आप लोग सोच रहे होंगे। तो अभी हम लोग देखे हैं इसके पहले वाले में, ये 51% को धरातल क्या करता है। ठीक, तो इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा यहीं पास। आगे डायग्राम में तो आपको समझ में आएगा ही। पार्थिव विकिरण में जो 51% है धरातल जो प्राप्त करता है, उसका जो 23% है उसको क्या करते हैं, प्रत्यक्ष ये अंतरिक्ष में भेजता है। तो ये जो 23% अंतरिक्ष में भेज रहा है, इसका 17% क्या होता है, शून्य में चला जाता है। ये 17% कहा जाएगा अंतरिक्ष में विलीन हो गया। और जो 6% है, ये 6% वायुमंडल को गर्म करेगा। तो ये हो गया आपका 23% का 23% इसका। फिर क्या होता है, जो 9% है इसी का 51 का 9% कहाँ चला जाता है, संघनन में प्रयोग होता है। अभी हम लोग देखें संघनन और विक्षोभ में होता है। ठीक, संवहन और विक्षोभ में इसका प्रयोग हो गया कितना परसेंट, 9% का। फिर इसी 51% का 19% है। 19% कहाँ चला जाता है, जो हम लोग संघनन देखे हैं। संघनन में क्या होता है, गुप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो गुप्त ऊष्मा के उत्सर्जन के रूप में 19% जो आपका ऊष्मा है पृथ्वी का, उसका हम लोग क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, 6 + 17 + 9 + 19, ये आपका 51% का बजट हो गया। जो धरातल को प्राप्त होता है वो 51% कैसे उपयोग होता है। ठीक, तो इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट, बहिर्गामी दीर्घ तरंग या पार्थिव विकिरण तथा ऊष्मा संतुलन। तो पृथ्वी से जो जाने वाला 51% अभी हम लोग देखे हैं ना, उसी का बजट इसमें देखते हैं हम लोग। तो चलिए अध्ययन करते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा पृथ्वी की अपनी सतह से दीर्घ तरंग या पार्थिव विकिरण के माध्यम से वायुमंडल में उत्सर्जित हो जाता है या ऊर्जा को विकिरित कर देता है। जो पृथ्वी को प्राप्त होता है, ऊष्मा प्राप्त होता है, वो क्या करता है, पृथ्वी जो है वो वापस दीर्घ तरंग के रूप में वायुमंडल में उत्सर्जित कर देता है। वो किन के रूप में उत्सर्जित करता है, वो पिछले बार थोड़ा सा बताएं हम लोग। 6%, 17%, 9%, 19% ऐसे करके उसी को यहाँ पर हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, पृथ्वी से होने वाली या पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाली जो विकिरण है, जिसको हम लोग पार्थिव विकिरण कहते हैं, उसको प्रभावी विकिरण के नाम से भी जानते हैं। और प्रभावी विकिरण क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वायुमंडल के निचले भाग है उसको गर्म करने में सहायक है, या वायुमंडल की जो सतह है उसको गर्म करने में सहायक होता है। अब सौर विकिरण का 51% प्रत्यक्ष रूप से धरातल को प्राप्त होता है या पृथ्वी को प्राप्त होता है, ये हम लोग देखे हैं। अब इसका बजट देख लेते हैं। पार्थिव विकिरण का बजट, जो पार्थिव विकिरण है वो 51% होता है, उसी का बजट देखते हैं हम लोग। और पृथ्वी का एल्बिडो बोलेंगे तो उसको भी याद रखना, वो 35% होता है। ठीक है, पृथ्वी का एल्बिडो। तो ये हम लोग देख लेते हैं पार्थिव ऊर्जा या जो 51% हमारा धरातल को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है वो किस किस रूप में होता है। तो 23%, इस पार्थिव विकिरण के 51% का जो 23% है वो क्या आता है, धरातली सतह से वायुमंडल में विकिरण द्वारा क्षय हो जाता है या नष्ट हो जाता है। यानी कि 23% आपके वायुमंडल में विकिरण द्वारा नष्ट हो जाएगा। ये आपका धरातल है, ये धरातल क्या करेगा, जो 51% इसको प्राप्त हो रहा है उसका 23% वायुमंडल में नष्ट कर देगा। 23% वायुमंडल में नष्ट कर दे रहा है। ठीक है, और वो कैसे नष्ट करेगा, 6% को वायुमंडल में वायुमंडल को गर्म करने में, यानी कि वायुमंडल अवशोषित कर देता है अपने आप को गर्म करने में।
तो 6% इसमें क्या हो गया, वायुमंडल में गर्म करने में हो जाता है, और 17% या 17% सीधे शून्य में चला जाता है। तो ये हो गया आपका 23% का, ठीक। और बच जाता है इसमें 23% उपयोग करने के बाद 9%। तो ये जो 9% है इसमें क्या होता है, संवहन और विक्षोभ के माध्यम से इसको खर्च करते हैं। और इसी का जो 19% है वो वाष्पीकरण में खर्च होता है। और यह लास्ट में क्या होता है, जब संघनन होता है तो गुप्त ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित हो जाता है, वाष्पीकरण और गुप्त ऊष्मा के रूप में, ठीक। तो ये होता है आपका 19%। तो 23, 9 प्लस 19, ये हो गया 51%। ये बजट हम लोग पहले भी देखे हैं, लेकिन जानकारी के लिए अभी बता दें, ठीक। अब इसको डायग्राम के माध्यम से समझ लीजिए। ये एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं कि पृथ्वी का जो एल्बिडो है वो 35 है, इसको याद रखेंगे आप लोग। तो अध्ययन करते हैं बहिर्गामी दीर्घ तरंग या पार्थिव विकिरण। तो पार्थिव विकिरण कितना होता है, यहाँ पर धरातल को जो प्राप्त होता है वो 51% होता है। अब ये जो 51% हमको प्राप्त हुआ है, इसको कैसे कैसे अभी उपयोग किए हैं उसी डायग्राम को यहाँ पर दर्शाया जाता है इसमें पार्थिव विकिरण के अंतर्गत। तो जो आप लोग देखें कि इस 51% का 23% को क्या कर रहे हैं, पृथ्वी उत्सर्जित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उत्सर्जित कर रहे हैं या वापस भेज रहे हैं, जिसमें का 17% क्या होता है, अंतरिक्ष में चला जाता है या विलीन हो जाता है या शून्य में चला जाता है, और 6% वायुमंडल को गर्म करने के लिए अवशोषित हो जाता है। तो 17 प्लस 6 यानी कि आपका 23% हो गया ये, ठीक। फिर इसी 51% का जो 9% है वो संवहन एवं विक्षोभ में प्रयोग हो जाता है, ठीक। और 19% जो है वो संघनन की गुप्त ऊष्मा में नष्ट हो जाता है। तो ये आपका कितना हो गया, 23 प्लस 9 प्लस 19, तो ये हो गया आपका 51% जो धरातल को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है उसका उपयोग या उसका बजट, ठीक। फिर एक चीज आपको और ध्यान में रखना है, वायुमंडल में 48% क्या करता है, वो अवशोषित करता है। जो वायुमंडल है वो 48% अवशोषित कर लेता है। वो कैसे कैसे अवशोषित करता है उसको भी ध्यान में रख लीजिए। पहला क्या है, वो 14% डायरेक्ट सौर विकिरण का अवशोषण कर लिया, जो हम लोग पहले वाले में देखे हैं, फर्स्ट नंबर में देखे हैं ना। फिर 6% यहाँ बस आ गया, 14% पहले वाले में, पहला नंबर में हम लोग देखे हैं। फिर क्या आ गया, रुक जाइए कलर चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए। ये 14% पहला वाला प्रकार में हम लोग देखे हैं। फिर इसमें 6% यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वायुमंडल को गर्म करने के लिए अवशोषित हो रहा है, प्लस 6%, ये आप लोग का दूसरा हो गया, ठीक। 6% वायुमंडल फिर से यहाँ पर ले लिया। फिर क्या हो गया, 9% यहाँ पर संवहन एवं विक्षोभ जो प्रक्रिया है उसमें नष्ट हो रहा है, तो ये 9% इसमें यहाँ पर फिर से ऐड हो गया। फिर 19% संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में वायुमंडल में ही फिर से नष्ट हो रहा है, तो ये 19%, यानी कि 19 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 14, ये कुल 48% जो है वो वायुमंडल में जाता है, ठीक। तो ये आपका वायुमंडल में कितना चला गया, 48% चला गया। तो ये कभी कभी इसको भी हमको देना पड़ता है, इसका भी बजट, ठीक। वायुमंडल कितना जा रहा है, तो ये 48% जा रहा है। पहले में 14% वायुमंडल प्रथम प्रकार में अवशोषित कर लेते हैं। फिर अभी आपका पार्थिव विकिरण है, इसके अंतर्गत 6% वायुमंडल को गर्म करने में, 9% संवहन या विक्षोभ में, और संघनन की गुप्त ऊष्मा में 19%। इस प्रकार से इसका उपयोग होता है वायुमंडल में। तो यहाँ पर इसको नोट कर दिए हम लोग, आप इसको देख लेंगे नोट वाले में। वायुमंडल कुल 48% ऊष्मा को प्राप्त करता है, जिसमें 14% प्रत्यक्ष विकिरण द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है वायुमंडल द्वारा, और जो 34% है, जो पृथ्वी का हम लोग एल्बिडो देखे हैं, है ना, पृथ्वी का एल्बिडो कितना होता है, 35 to 34 रहता है। तो ये क्या करता है, दीर्घ तरंग के रूप में इसको वायुमंडल में भेजता है, ठीक। दीर्घ तरंग के रूप में वायुमंडल में भेजता है, जिसमें 6% वायुमंडल को गर्म करने में, 9% विक्षोभ एवं संवहन और संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में। तो ये आप लोगों का हो गया पूरा 48% का बजट आपका, ठीक। वायुमंडल को जो प्राप्त होता है उसका 48% का बजट। और आपको जो बता रहे थे पृथ्वी का एल्बिडो, वो ये वाला है, ठीक। जो पृथ्वी अपने अपने से उत्सर्जित या प्रवर्तित कर देता है उसको बोलते हैं पृथ्वी का एल्बिडो। तो वो कितना होता है, 34 to 35 रहता है। तो ये हो गया ऊष्मा बजट या हीट बजट या ऊष्मा संतुलन। आप लोग इसको एक बार समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।